हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बगल में लगी हुई घंटी को दबाएं। प्रजातंत्र टॉक्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस समय आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सौरभ मालवीय। आप शायद इन्हें वैसे नहीं जानते होंगे जिस तरह बाकी शहर के कई नामी डॉक्टरों को जानते हो, लेकिन इस समय डॉक्टर सौरभ मालवीय जो काम कर रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी को जो है वो अफेक्ट कर रहा है, और वो ऐसे अफेक्ट कर रहा है कि जिला प्रशासन ने इंदौर में कोरोना से लड़ने के लिए जो कमेटी बनाई है, उस कमेटी में जो 6 डॉक्टर हैं, आप उनमें से एक हैं। आप देश विदेश में रहे हैं, अलग अलग जगह रहे हैं, बहुत ही जिन्हें कहा जाए कि बहुत ही जानकार डॉक्टर, जो ये तय करें कि आपके आने वाले दिनों में आपको कैसे रहना है, कैसे जिला प्रशासन जो लॉकडाउन तैयार करता है, लॉकडाउन खोलता है, ओपन करता है, उसमें सब में इस टीम की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। डॉक्टर मालवीय, आपका स्वागत है प्रजातंत्र टॉक्स में। नमस्कार। सबसे पहले जो आपसे जानना चाहूँगा कि करीब 75 दिन का लॉकडाउन और 5 लॉकडाउन के बाद अब हम इंदौर, चूँकि आप लगातार देखते भी आ रहे हैं, आप खुद भी इंदौर के एक जाने माने अस्पताल से जुड़े हैं, क्या हम कहाँ खड़े हैं आखिर इस समय इंदौर में? देखिए, इंदौर में स्थिति मुझे लगता है कि स्थिति कंट्रोल है। आज हम लोग भले ही डर रहे होंगे कि हाँ 50 केस आ गए, 80 केस आ गए, 70 केस आ गए रोज के, बट स्थिति कंट्रोल है, क्योंकि टेस्टिंग रेट आप देखेंगे 900,000 में से करीब 7-8-9% टेस्टिंग पॉजिटिव आ रही है। स्थिति कंट्रोल में है। आज हमारे येलो हॉस्पिटल्स में से 4 येलो हॉस्पिटल्स बंद हो गए जो सस्पेक्टेड पेशेंट्स के होते हैं, और जो बाकी येलो हॉस्पिटल्स है उसमें भी 2 पेशेंट, 3 पेशेंट, 5 पेशेंट, 9 पेशेंट ऐसे पेशेंट्स हैं। तो स्थिति कंट्रोल में तभी लॉकडाउन को खोलने की सिचुएशन बनी है, लॉकडाउन ओपन हुआ है। और डेफिनेटली इंदौर एक कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल है मध्य प्रदेश का, तो वो ज़रूरी था कि कैसे उसको अपन स्टेज वाइज खोलें। तो लोग ये ना समझे कि स्थिति बहुत ख़राब है, 50-60 केस आ रहे हैं फिर भी लॉकडाउन खोल दिया, फिर भी मतलब इतना ओपन कर दिया आज, वो ज़रूरी है। लेकिन अब उससे ज़्यादा ज़रूरी है हमको कैसे जीना है इसके साथ। पाठकों का, जिसको हम कहें, या दर्शकों का एक जो बड़ा सवाल जो होता है वो ये कि वो रोज़ आजकल हर व्यक्ति जो है वो रात को कोरोना बुलेटिन देखता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे सबको उपलब्ध है। वो बिल्कुल नंबर देख लेता है कि अच्छा आज 60 केस आया, आज 80 केस आया। ये इससे वाकई डरने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं, मैं आपसे वही बोल रहा था। अब ये आंकड़े पे बिल्कुल नहीं जाए हम। और मैं तो बोलता हूँ कि आपके जो भी दिन भर न्यूज़ सुनते हैं घर पे लोग बैठ के, वो बिल्कुल बंद कर दें। अच्छी बातें सोचें, अच्छी बातें करें, अच्छी बातें देखें। रात को जो बुलेटिन देखते हैं उसको देख लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बुलेटिन में आप उस चीज़ पे भी गौर करें कि पॉजिटिविटी रेट कितनी है, डेथ रेट कितनी है, और कितना कुछ कंट्रोल हो चुका है चीज़ें। पहले कितनी थी, डबलिंग रेट कितनी हो रही है, कितने दिनों में डबल हुआ है केसेस, ये सब चीज़ आप गौर करेंगे, अगर देखेंगे तो वो इनफैक्ट कल का जैसे बुलेटिन है 53 पॉजिटिव आए 952 केसेस में, तो कितना आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 5-6% के आसपास पॉजिटिविटी रेट आई है। तो ये मेरे लिए एक रिलीफ की बात है कि इतने टेस्ट हुए हमारे और पॉजिटिव कितने आए, 6%, 7% पॉजिटिव आया। तो ये रिलीफ की बात है, कंट्रोल की बात है, और केसेस तो आते रहेंगे, बिल्कुल डरना नहीं है इससे। दूसरी इंपॉर्टेंट रिलीफ की बात है डेथ रेट। जो पहले 14% डेथ रेट थी इंदौर में, वो आज डेथ रेट 3% के आसपास आके रह गई है। अगर हम पिछले 7 दिन 10 दिन की बात करेंगे तो वो तो आंकड़े 2% के आसपास रहेंगे आपके। तो ये डेथ रेट कंट्रोल में है, ये एक बहुत बड़ा सुकून की बात है, रिलीफ की बात है। तो डरने की बात बिल्कुल नहीं है। एज ए मेडिकल एक्सपर्ट आपका मानना है कि अगर ये डेथ रेट लगातार कम हो रही है, मतलब हम एक अच्छे पॉजिटिव मोड की तरफ जा रहे हैं और चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं, चीज़ें कंट्रोल में है। केसेस भी ज़्यादा बड़े बड़े नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा सीवियर नहीं आ रहे हैं। हमको डबलिंग देखनी है कि आप कितने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। अगर यही केसेस आप जो 10-15 दिन पहले थे 80, 90, 100, 126 भी आ रहे थे, और ये केसेस अगर 250, 300, 500 होते तो हम चिंता की बात करते कि हाँ एक्सपोनेंशियली चीज़ें बढ़ रही है। बट अगर इतने भी रेट अगर रोज़ के 50-60 भी आते हैं तो एक फ्लैट है, कर्व फ्लैट आ रहा है। तो हमको देखना है कर्व फ्लैट है, चीज़ें कंट्रोल में चल रही है, और धीरे धीरे करके हम उसके भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे, अगर वो भी कंट्रोल हो जाएगा धीरे धीरे करके। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी चल रही है हर केसेस की, उसको पकड़ के उसको हम ढूंढ के उनको आइसोलेट कर रहे हैं, क्वारंटाइन कर रहे हैं, और साथ में अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। तो वो उन सबको देखते हुए आज टेस्ट की पॉजिटिविटी रेट
स्टेबल है, कंट्रोल में है, डेथ रेट कंट्रोल में है, सीवियर केसेस कम आ रहे हैं और सिचुएशन मेरे ख्याल से जनता को डरने की बात नहीं है, इज़ अंडर कंट्रोल। जो अभी जो डेथ हो रही है, जो चाहे वो 1-2 ही हों या 2 या 3 से ज़्यादा आमतौर पे जो है इन दिनों देखने को नहीं मिल रही है डेथ, आपको क्या कारण आपको नज़र आ रहा है कि ये डेथ क्यों हो रही है? उसके पीछे क्या कारण है? क्या लेट जो हैं आए हैं लोग वो हैं, या क्रिटिकल हैं, या कोई दूसरी बीमारियों के कारण साथ में आए हैं? मेन इसका कारण जो है ये बिल्कुल डेथ का कारण बिल्कुल, डेथ रेट ज़्यादा उन्हीं में है जिनको कोमोबिडिटी ज़्यादा है पहले से, जिनकी उम्र ज़्यादा है और जिनको पुरानी बीमारियां हैं, शुगर है, बीपी है, किडनी की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, उनमें ज़्यादा डेथ रेट आ रहा है। वो पेशेंट्स ही ज़्यादा सकम हो रहे हैं। जो हेल्दी है, यंग है, जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, वो इस बीमारी पे विजय पा रहे हैं, वो अच्छे जल्दी ठीक हो रहे हैं। तो ये जो छोटे से जो आंकड़े बचे हुए हैं जिनके डेथ रेट हो रही है, वो भी वही पेशेंट्स हैं मोस्टली जिनको पुरानी कुछ बीमारियां हैं। मतलब मान के चले कि इंदौर में अगर आप रह रहे हैं, आप तो डरने की जरूरत नहीं है। बाकी शहरों की तुलना में इंदौर बहुत एक सुरक्षित स्थिति में है, ये हम कह सकते हैं। बिल्कुल सुरक्षित स्थिति में है। और आपने देखा होगा अभी क्योंकि आप पे जिम्मेदारी ज़्यादा है। देखिए, लोग अब लोगों का मीडिया पे भी अलग अलग तरीके से सवाल कर रहे हैं, प्रशासन पे अलग अलग तरह के सवाल कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आप एक इस तरह के नोबल प्रोफेशन में हैं जिसमें कि लोग आप पे भरोसा करते हैं, और जो सबसे कठिन स्थिति होती है उस समय लोग आप पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो आपकी बात का कहने का जो है वो वजन एक अलग है, उसका एक उसकी अहमियत अलग है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं आपके मुंह से ये बात कहलवाना चाहता हूँ दर्शकों की क्या स्थिति है। बिल्कुल, देखिए, आज से 7 दिन पहले करीब देश के 4 शहर को चुना था जो कि कोरोना हैंडलिंग में रोल मॉडल की तरह हैं। उसमें इंदौर का नाम है। इंदौर, जयपुर, बेंगलोर और एक और शहर में भूल गया। ये 4 शहरों में से इंदौर का नाम था देश में कि जिसने कोरोना को हैंडल करने में कामयाबी पाई है काफ़ी हद तक। अप्रैल के पहले 15 दिन बहुत ख़राब थे। मार्च एंड से अप्रैल 10 से अप्रैल 15 तक तब स्थिति बहुत भयावह थी, बहुत ख़राब थी। वो स्थिति को अगर नहीं संभाला होता हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने और मेडिकल टीम ने, तो डेफिनेटली वो स्थिति ख़राब थी। आज की स्थिति कंट्रोल में है, सिचुएशन कंट्रोल में। हमारे पास टास्क फोर्स है, हमारे पास मेडिकल टीम है प्रॉपर, हमारे पास सारा कुछ सिस्टम बन गया है, हॉस्पिटल का सिस्टम बन गया है कि कहाँ पेशेंट आएगा, कहाँ जाना है। हमारे पास फीवर क्लिनिक बन गए हैं हर वार्ड के। तो किसी को अगर ILI मतलब इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो वो फीवर क्लिनिक में जाएँ अपने पर्टिकुलर वार्ड में। फिर वहाँ से फिर आपको सिस्टम के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि आपको वहाँ से टेस्ट भी हो जाएगा। आपको अगर स्वस्थ है तो मान लो किसी को टेस्ट पॉजिटिव भी आ गया तो उसको होम क्वारंटाइन भी कर सकते हैं, घर में भी रह सकते हैं और घर में रह के भी ठीक हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने हमेशा पहले भी बताया है अपने फेसबुक पोस्ट पे और इंटरव्यू में और सब में कि 85% पेशेंट्स तो नॉर्मल रहते हैं, माइल्ड सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक, कोई दिक्कत नहीं होती 85% लोगों में। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल डरने की बात नहीं है। अगर कुछ पॉजिटिव भी आ गया तो घर में रहना है, होम क्वारंटाइन करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना है हमको इन चीज़ों में कि जल्दी से कुछ सिम्टम आए तो जो फीवर लाइक क्लिनिक है उनको उसमें जाए, उसमें बताएं हम लोग कि हमको ये सिम्टम आ रहे हैं। तो वो पूरा चैनलाइज सिस्टम बन गया है कि आज सैंपल हो जाता है, टेस्ट हो जाती है, पॉजिटिव आता है तो पर्टिकुलर क्वारंटाइन सेंटर में या घर में आप एलिजिबल हो तो घर में आपको भेज देते हैं। और अगर कोई सीरियस पेशेंट हो तो उसको पर्टिकुलर हॉस्पिटल, येलो हॉस्पिटल, अगर सस्पेक्टेड है तो येलो हॉस्पिटल में जाना है, और पॉजिटिव आ गया तो रेड हॉस्पिटल्स के भी सिस्टम बने हुए हैं। और मेडिकल टीम काफ़ी अच्छी इक्विप्ड हो गई है, पैरामेडिकल फोर्सेस काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल करने में सक्षम हो गई आज की तारीख में। अब और हमें लॉकडाउन पीरियड में ये जो पीरियड है 2 महीने का, काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई है कोरोना वायरस के बारे में, काफ़ी कुछ सिम्टम के बारे में, इससे लड़ने के तरीके के बारे में, तो काफ़ी कुछ सिस्टम बन गया है। एक जो बेसिक चीज़ जो अभी जो लोग जो चाहते हैं, या लोग कई लोग हम लोग को भी फ़ोन आते हैं इस बारे में जानने के लिए, लोग बात करते हैं कि किसी को लगा कि भाई मुझे कोई सिम्टम्स है, या मुझे गले में मेरी कोई परेशानी है, सर्दी जुकाम है, या बुखार आ रहा है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँ? ये एक बड़ी परेशानी कि वो आखिर क्या करे। जब अगर कोई आज भी अगर किसी को कोई इस तरह की परेशानी अगर आती है, कुछ होता है, तो सबसे पहले क्या करें? देखिए, अभी कोरोना का दौर चल रहा है, तो मैं सबसे पहले इसके बारे में दो शब्द बोल दूँ, सिम्टम के बारे में बता दूँ, उसके बाद बाकी बात बताता हूँ, मैं आपका आंसर देता हूँ मैं कि कोरोना का सिम्टम सबसे इम्पॉर्टेंट 6 सिम्टम को ध्यान रखें, सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये सिम्टम है तो जल्दी दिखाना है आपने को, फिर देर नहीं करना है। फीवर सबसे कॉमन सिम्टम है कोरोना का, 90% पेशेंट में फीवर आता है। 66% लोगों में अराउंड खांसी के साथ बलगम आ रहा है, और 36-35% पेशेंट में लोगों में करीब
खांसी आती है, सूखी खांसी आती है। करीब करीब 60% लोगों में गले में खराश होती है और 50% लोगों में शरीर में दर्द होता है, साथ में हेडेक होता है। ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है कोरोना का। और एक अजीब सा सिम्टम जो इस वायरस में पाया गया है वो है सूंघने की क्षमता चेंज हो जाना, टेस्ट चेंज हो जाना। ये भी एक इसका एक अलग सिम्टम है और ये स्पेसिफिक सिम्टम है और ये 60% लोगों में पाया गया है सिम्टम। अगर ये सिम्टम किसी को है तो उनको फीवर क्लिनिक में जाके अपने वार्ड के दिखाना है। और अगर नहीं फीवर क्लिनिक अप्रोच कर सकते हैं तो आप अपने जो भी फिजिशियन है आपके जिनकी क्लिनिक उन पे चले जाएं। फिजिशियन आपको गाइड कर देंगे। वो ऐप गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐप बना दिया है, उस ऐप में आपको लिंक कर देंगे तो अपने आप एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास पहुंच जाएगा। आपके ऐसा सिस्टम बन गया है। आरोग्य ऐप की बात करें, आरोग्य ऐप भी कर सकते हैं, आरोग्य ऐप में भी कर सकते हैं। हाँ, लोकल का 311 ऐप में भी है। आम पब्लिक खुद भी ऐप में डाल सकते हैं, आरोग्य ऐप में उससे डाल सकते हैं कि मुझे सिम्टम है मेरे को, तो अपने आप से एडमिनिस्ट्रेशन की टीम वहाँ आपके पास पहुँच जाएगी। और अगर फिजिशियन को किसी के पास चलेगा, जनरल प्रैक्टिशनर के पास आप, तो जनरल प्रैक्टिशनर उसे आपको आपकी इन्फॉर्मेशन डाल देगा तो वो आपको अपने आप सिस्टम से आपके हेल्प हो जाएगी, आपके पास पहुंच जाएगी टीम, आपको गाइडेंस मिल जाएगा, आपका सारा टेस्ट भी हो जाएगा। तो सिस्टम बन गया है अगर ये सिम्टम है तो। और अगर किसी को कम से कम 2 सिम्टम तो हो किसी को। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है हैप्पी हाइपोक्सिया, सांस फूलना। कि और कोई सिम्टम नहीं हो और एकदम सांस फूलने लग गई, ये भी एक इसका कोरोना का सिम्टम है। ये भी सबसे पहले जाना है, बताना है आपको। एकदम से सांस फूल रही है, आम आदमी कैसे पता करेगा? एक सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है आदमी, सांस फूल रही है और एक सेंटेंस बोलते बोलते हाफ पा रहा है आदमी, तो ये सांस फूल रही है इसका मतलब। जैसे भाग के आते तो कहाँ पूरी सेंटेंस कंप्लीट कर पाते हैं अपन, तो वो एक सांस फूल रही है। तो ये इसमें भी हमको डॉक्टर को दिखाना और क्लिनिक में जाना है। इसके अलावा अगर किसी को सिंपल सा सर्दी जुकाम आ गया है, बुखार नहीं है, और जो नॉर्मली किसी के, हर इंसान के शरीर में कुछ एक नेचुरल टेंडेंसी बन जाती है, वैसा हो रहा है, पहले जैसा होता था, तो घबराने की बात नहीं है। सिंपल बुखार के साथ साथ और कुछ आपको सिम्टम, इन सब के सिम्टम मिल रहे हैं तो डेफिनेटली घबराने की बात है। कोरोना का सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है बुखार, 90% लोगों में। तो अगर सर्दी खांसी के साथ बुखार आ रहा है तो जरूर जाना है, जरूर दिखाना है अपने को। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, मैं बोलूँगा सबसे पहले यही करना है कि रिपोर्ट करना है अपने को। होम रेमेडीज़ के पीछे ना पड़े, आपको होम रेमेडीज़ के कारण चीज़ें देर ना करें। अगर आपको फिजिशियन बोलता है कि हाँ आपको ये कोरोना नहीं है, इसके सिम्टम नहीं लगते हैं, आप ऑब्जर्व करो, घर में ध्यान रखो अपना, तो फिर आप घर में रहें और अपना जो भी गर्म पानी पीना है, गर्म पानी पीने से काफ़ी लोग को सूदिंग इफेक्ट मिलता होता कुछ नहीं, अंदर सूदिंग इफेक्ट मिलता है, सूदिंग इफेक्ट मिलता है। आपका रेगुलर आपको गरारे करने हैं फिर, और रेगुलर आपको अगर बुखार जैसा शरीर दर्द हो रहा है तो पैरासिटामोल ले लीजिए आप अपने साथ से। लेकिन मैं फिर से बोलूँगा कि अगर रेस्पिरेटरी लाइक, इसको बोलते हैं ILI सिम्टम्स, रेस्पिरेटरी लाइक सिम्टम्स हो, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स हो, तो नियरेस्ट फीवर क्लिनिक या नियरेस्ट फिजिशियन में दिखाना है। 3 आपने अस्त्र बताए हैं, अगर कोरोना में आगे लड़ना है तो उन 3 अस्त्रों के बारे में उनका कितना इंपॉर्टेंट है, आगे वाले समय में कितना इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, जरा उनके बारे में किसका कितना परसेंटेज है कि वो आप कितना, किससे कितना बचाव है? ये मान लेना चाहिए हमको कि अब कोरोना है और हमको इसके साथ जीना है। और 85% पेशेंट तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और बचे 15% पेशेंट जिनको ज़रूरत पड़ती है मेडिकल एड की, उसमें से भी करीब 17% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो घबराने की बात नहीं है, इसलिए इससे पहले मैं बताना चाहूँगा। तो इसके लिए अपने को लड़ना कैसे है, सबसे पहले जीना सीखना है, इसके साथ आगे बढ़ना है अपने को। अब लड़ना कैसे है, तो अपने पास 3 हथियार है। पहला हथियार अपना मास्क, दूसरा हथियार हैंड हाइजीन, हैंड वॉश, तीसरा हथियार फिजिकल डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग। ये 3 चीज़ को अगर प्रॉपर तरीके से हमने करना सीख लिया, प्रॉपर तरीके से, तो हम 98% तक कोरोना को हम दूर कर सकते हैं। 98% तक कैसे? अगर हमने सिर्फ प्रॉपर मास्क पहना और सोचा कि भाई हमने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करा या हैंड वॉश नहीं किया, तो लगभग हम 55% के आसपास सेफ है। लेकिन मास्क भी मैं बताऊंगा आपको कैसे इसको करना चाहिए। और अगर आपने सिर्फ मास्क पहना और हैंड वॉश कर लिया बस, तो 91% तक हम सेफ हैं। और सिर्फ हैंड वॉश कर लिया आपने और मास्क नहीं पहना और डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं की, तो हम 68% तक करीब सेफ हैं। लेकिन हमने तीनों चीज़ करी एक बार, मास्क प्लस हैंड वॉश प्लस डिस्टेंसिंग, तो 98% तक हम सेफ है। तो अभी एक जो महत्वपूर्ण चीज़ जो आई थी बीच में कि सब हर व्यक्ति जो है उसको चाहिए कि वो N95 मास्क पहन ले।
जबकि मुझे आपसे जो मेरी बात भी हो रही थी तो आपने बताया कि सबके लिए जरूरी नहीं है 95 बिल्कुल मास्क बिल्कुल करना। बिल्कुल। तो आखिर ये जो भीड़ जो सब पहुंच रही है हर व्यक्ति को जो घर में पूरे परिवार के लिए कई कई सेट जो लोग ले रहे हैं 95 मास्क, वो जरूरी है या नहीं, या कौन से मास्क से उसका काम चल जाएगा? हाँ, मैं उसी पे आ रहा जी, था। जी। और आपको इसके कारण क्या हुआ है बताया आपको, N95 मास्क हेल्थ वर्कर को नहीं मिल रहे हैं, हमको नहीं मिल रहे हैं आज N95 मास्क, क्योंकि इतने ज़्यादा पब्लिक ने रख लिए हैं, यूज़ कर लिए हैं। तो N95 मास्क जैसे आपने बताया बिल्कुल यही है, हेल्थ वर्कर के लिए है या जो कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में है उनके लिए है, वो N95 मास्क पहने। आम आदमी कपड़े का मास्क पहन सकता है, आप उसको 3 लेयर मास्क बना लीजिए कपड़े का, और उसके कम से कम 5 सेट रखिए अपने पास। अगर कोई दिन भर काम कर रहा है, दिन भर मास्क पहनने की जरूरत पड़ रही है, तो 3 दिन में यूज मास्क होंगे आपके। एक मास्क को 8 घंटे से ज़्यादा नहीं पहनना है, उसके बाद चेंज करना है। और सर्जिकल मास्क हेल्थ केयर वर्कर के लिए मोस्टली 3 लेयर मास्क और डॉक्टर्स के लिए है, और वो सर्जिकल मास्क अस्पताल में या अपने हेल्थ टीम जो पहन रही है कोरोना पेशेंट्स के लिए जा रही है देखने ट्रेसिंग के लिए, वो पहन सकती है। ये 3 लेयर मास्क यूज़ कर सकते हैं ये लोग, ये वर्कर्स। और N95 मास्क के बारे में बात हो ही गई हमको। इवन आम डॉक्टर जो कोरोना पेशेंट को डील नहीं करे उनके लिए भी जरूरत नहीं है N95 मास्क। मास्क को कैसे हैंडल करना इंपॉर्टेंट है। आपने सो टर्मिनोलॉजी दी है मास्क मेंटेनेंस। तो मास्क पहनते वक्त पहली बात तो आगे से नहीं पकड़े बिल्कुल भी, मास्क को कहीं छुए नहीं बिल्कुल। आपने मास्क को अगर पहन के यहाँ छू लिया है और इसका मतलब वायरस आपके ऊपर बाहर के कवर पे था और आपने छू लिया, आपके हाथ में आ गया वायरस, और आपने वो कहीं टच कर दिया, उस सरफेस पे वायरस लग गया, और बाहर दूसरे व्यक्ति ने फिर वो सरफेस टच किया तो उसको वायरस लग गया उसके हाथ से, उसके नाक के द्वारा। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। फ्रंट से पकड़ना, कभी भी नहीं पकड़े फ्रंट से। मास्क को पकड़ना है, डोरी से पकड़ के पहनना है, और डोरी से पहन के उतारना है मास्क को। आगे से बिल्कुल बार बार नहीं छुए। कई बार मैंने देखा है कि मास्क कोई किसी को पानी पीना होता है, किसी को खाना खाना होता है, तो मास्क को फट से नीचे आगे से पकड़ के नीचे उतार लिया और खाना खाना शुरू कर दिया, पानी पीना शुरू कर दिया। वो बिल्कुल नहीं करना है, उससे भी आपका वायरस का खतरा ज़्यादा रहेगा। और मास्क को सैनिटाइज नहीं करना है। कुछ लोग मास्क सैनिटाइज करते हैं, मास्क सैनिटाइज नहीं करें, खासतौर से N95 मास्क सैनिटाइज नहीं करना होता है। मास्क को, कपड़े के मास्क को धो लें, साफ़ कर लें, वो कपड़े के मास्क का सिंपल साबुन से आप धो सकते हैं, सैनिटाइज करने की ज़रूरत नहीं है। N95 मास्क को अगर गलत आप पकड़े सैनिटाइज करेंगे तो गीला हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, वो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। फिर सर्जिकल मास्क को सजेशन है मेरा कि एक बार यूज़ किया तो उसको फेंक दो, दूसरी बार उसको दोबारा नहीं पहने, क्योंकि प्रॉपर तरीके से वो हैंडल नहीं हो पाता है। फिर भी मैक्सिमम लाइफ उसके 8 घंटे हैं, 8 घंटे से ऊपर ज़्यादा उसको यूज़ नहीं करना है। अब बात करें हम हैंड वॉश की, हैंड हाइजीन की, तो हैंड वॉश सबसे बेस्ट है आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए। तो हैंड वॉश अपने को सिंपल साबुन से, लिक्विड सॉप से, नॉर्मल साबुन से कर सकते हैं। मिनिमम 20 सेकेंड और अप टू 40 सेकेंड्स तक हैंड वॉश करने हैं हमको। हैंड वॉश करने के भी प्रॉपर स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। एक तो पाम टू पाम, बैक टू पाम, दोनों हाथों से, बैक ऑफ 1 फिंगर्स टू पाम, थंब और नेल्स आखिरी में। ये आपको दोनों हाथों में करना है और ये 7 स्टेप्स फॉलो करने हैं। कोशिश करें कि हैंड वॉश करें तो रिस्ट भी कर लें साथ में। सैनिटाइज़र का उपयोग जब करेंगे आप 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वाले सैनिटाइज़र है वो यूज़ करें, और पहले तो जहाँ सुविधा वो हाथ साबुन से साफ़ करें, अदरवाइज सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं। आप सैनिटाइज़र हैंड वॉश कब करना है? अगर आप घर से बाहर निकले हो, आपने किसी सरफेस को छू लिया है, रेलिंग को पकड़ लिया है, किसी के डोर हैंडल को छू लिया है, तो आपको उसके बाद से आज आपको हैंड वॉश करना है। हैंड वॉश नहीं तो सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप घर से बाहर निकले तो आपके पॉकेट में एक छोटा सा सैनिटाइज़र होना चाहिए। एक आदमी करीब 20 बार, 1 मिनट में 20 बार फेस पे हाथ लगाता है, कभी इधर खुजाल लिया तो कभी उधर खुजाल लिया। तो अगर आपने जैसे ही फेस पे हाथ लगाया है तो आपको उसके बाद हैंड वॉश करना है। तो ये आपने अगर ये चीज़ सीख लिया कैसे करना है, कब करना है हैंड वॉश, तो हम बच जाएंगे मास्क पहन के। तीसरी चीज़ है सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग। हमने देखा है कि जहाँ पड़ोस बहुत क्लोज व्यक्ति आ गया, सगा भाई हो गया, अच्छा दोस्त हो गया, अपनी टीम हो गई, तो लोग भूल जाते हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग करना कि ये तो मेरे ही आदमी है, तो मेरे ही लोग हैं, तो ऐसे तो फैल रहा है, वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अपने क्लोज लोगों से ही तो फैल रहा है ये। तो आपको सगा भाई भी अगर आपके दूसरे घर में रहता है, उसके साथ भी फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है आपको, क्योंकि फिजिकल डिस्टेंसिंग कब तक? 2 मीटर तक, या आप मान कर 2 हाथ डिस्टेंस, ये 6 फीट हो गया। इतना फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है अपने को। और
क्यों करनी है? क्योंकि इसका ड्रॉपलेट जो होता है रेस्पिरेटरी वायरस, इस कोरोना वायरस का, ये ड्रॉपलेट के थ्रू निकलता है और 1.8 मीटर्स तक जा सकता है। ये जो इसकी हल्की 5 माइक्रोन से भी जो इसकी ड्रॉपलेट है अपनी जो निकलती है वो 1.8 मीटर तक भी जा सकती है। जो 5 माइक्रोन से ऊपर की है वो 1 मीटर तक जाती है। तो कम से कम 2 मीटर का डिस्टेंस बना के रखें। अगर हमने ये 3 चीज़ फॉलो कर ली है तो हम डेफिनेटली इस चीज़ से विजय पा सकते हैं। 98% तक हम कोरोना से दूर हो सकते हैं। एक जो बड़ा सवाल जो अब आ रहा है सामने वो ये है कि सब अब आने वाले दिनों में आप जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो गई, आपने लॉकडाउन हो गए, 5 लॉकडाउन हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई, तो आखिर ये सब सारा कुछ कर लिया हमने 2 महीने 2.5 महीने, तो अब जो है सब कुछ छोड़ दीजिए, अब हो गया, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा ये अब असल में मुझे लगता है कि ये खेल तो अब शुरू होगा, पब्लिक का खेल, क्योंकि हर चीज़ के लिए जो हमारे यहाँ जो एक बात है कि सब सरकार कर ले, प्रशासन कर ले, मुझे लगता है कि अब ये जिम्मेदारी अब यहाँ से पब्लिक की जिम्मेदारी शुरू हो रही है। बिल्कुल। ये क्या कोरोना किसने बढ़ाया? सरकार ने बढ़ाया क्या? बिल्कुल नहीं, ये हमने बढ़ाया, हम पब्लिक ने, आम जनता ने बढ़ाया है। ये हमने फैलाया है इस वायरस को सब जगह, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी जिम्मेदारी से भटके हैं। हमने अपनी ये जो प्रिकॉशंस है फॉलो नहीं किया है। हमने अगर सिम्टम आया तो हमने टाइम पे नहीं बताया, या हमने सिम्टम आया तो छुपाया है और लोगों से मिलते रहे। तो ये हमने ही, पब्लिक ने ही, हमने ही फैलाया वायरस को, एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं फैलाया है। लॉकडाउन करके एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको बचा लिया है, नहीं तो एस्टिमेटेड डेटा बोलता है, स्टैटिस्टिक्स बोलती है कि 2 मिलियन डेथ हो सकती थी इंडिया में। डेथ 20 लाख लोग नहीं होता तो 20 अब तक 20 लाख लोगों की डेथ हो जाती है इंडिया में। इतना पॉपुलेशन अपना एरिया है, इतना कॉम्पैक्ट लोग रहते हैं, तो इतना ज़्यादा फैल जाता है वायरस। तो लॉकडाउन करके तो फ़ायदा ही हुआ है। आपको, हमको, प्रशासन को, आम जनता को समय मिल गया है सोचने का, समझने का, अब आगे बढ़ने का। अब सरकार ने अपना लॉकडाउन हटा दिया ऑलमोस्ट, तो अब हमारी जिम्मेदारी, पब्लिक की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि हमको इस वायरस के साथ जीना है, और जीना है ये प्रिकॉशन लेते हुए हमको जीना है, और 3 बातों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। एक जो चीज़ जो इसमें जो एक दर्शकों की जो जानना चाहते हैं कि आखिर कब तक देखिए, इसका सवाल जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है ये कब तक ऐसा WHO बोलता है, ऐसा साइंटिस्ट बोलते हैं कि करीब करीब जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं डेवलप हो जाती पब्लिक में, इतना कि पावर, खुद की बॉडी की इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं हो जाए इस वायरस से लड़ने के लिए के कारण। आपने देखा होगा, एग्जांपल देता हूं मैं, 1919 में 1819 में स्पेनिश फ्लू आया था। तो स्पेनिश फ्लू में इंडिया में 2 करोड़ डेथ हो गई थी, 2 करोड़, 1 करोड़ तो पूरा अकेले बॉम्बे में उस समय भी डेथ हुई थी, और पूरी दुनिया में 8 करोड़ लोग की डेथ हुई थी। उस जमाने में जबकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, उस जमाने में जबकि कम्युनिकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं था। क्यों हुआ था? क्योंकि उस जमाने में हाथ का हैंड वॉश का कंसेप्ट, मास्क का कंसेप्ट, फिजिकल डिस्टेंसिंग कंसेप्ट था ही नहीं, इसलिए उस जमाने में इतनी डेथ हुई थी। अब स्पेनिश फ्लू ये सब खत्म हो गया कि नहीं? वो फ्लू आम फ्लू बन गया है। आज सिंपल सर्दी जुकाम होती है लोगों को, उस टाइप के वो फ्लू ही है। तो आज हमें फ्लू से तो कुछ नहीं होता, क्योंकि आज हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया है, आज हम ताकतवर हो गए उस वायरस से लड़ने के लिए। तो धीरे धीरे करके हमारा कुछ समय के बाद हमारा सिस्टम भी इस वायरस से लड़ने के लिए स्ट्रांग बन जाएगा। ऑलरेडी स्ट्रांग है, 85% कुछ नहीं होता है, ऑलरेडी स्ट्रांग है, लेकिन धीरे धीरे करके और स्ट्रांग बनेगा, और धीरे धीरे करके फिर हम ये वायरस की सीवियरिटी कम हो जाएगी। ऐसा लगता है खत्म तो नहीं होगा अभी नियर फ्यूचर में ये वायरस, ये चलेगा अभी हाल। तो अभी लेकिन कितने महीने आपको लगता है, कितने हफ्ते, कितने महीने अभी कम से कम ये सोशल डिस्टेंस, ये 3 जो आपने मुझे लगता है मिनिमम तो कम से कम रखे, अभी कितने समय रखना? मिनिमम 6 मंथ्स तो आप मान के चलिए कि ऐसे करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली हमको, क्योंकि ऐसा लगता है कि अभी पहली पीक आना बाकी है। पहली पीक आएगी, अभी लॉकडाउन खुला है तो पीक और आएगी और बढ़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी हमारे पब्लिक की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बनती है कि हमको सावधानी के साथ जीना है, सावधानी के साथ ऑफिस जाना है, शॉप पे जाना है, काम करना है, ये सब 3 चीज़ फॉलो करते हुए जाना है, ताकि हम पीक को डिले कर दें। ये पीक से आखिर कैसे कंट्रोल करें? पब्लिक का क्या रोल इसमें होना चाहिए? पब्लिक का रोल यही है कि आपको अगर कोरोना हो गया है या सिम्टम आ गए तो उसको आइसोलेट कर लें, अपने आप को फैलाएं नहीं, और ये 3 प्रिकॉशन के साथ चलें, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश और मास्क, तो ताकि फैलेगा नहीं। 98% तो आपको 3 चीजें 98% तो बचा लेगी। यही अभी हमारे पास 3 हथियार है। इसकी कोई क्योर की दवा अभी नहीं बनी है, इसके लिए कोई वैक्सीन अभी नहीं बनी है। आप देखा होगा कुछ कंट्रीज है जहाँ पर कि ये फैला ही नहीं। थाईलैंड, शुरुआती केसेस में थाईलैंड में केस आया था, जी, अभी कहाँ है वहाँ पर?
कोई सुनने में नहीं आ रहा कोई नया केस आ रहे हैं क्या थाईलैंड कारण में। है? इसका क्या कारण है? पब्लिक आम जनता का रोल है वहाँ पर, जी। आम जनता ने ध्यान रखा, फॉलो किया पूरा सेफ्टी नॉर्म्स। अगर किसी को सिम्टम है तो 14 दिन आइसोलेट होना, ये सारे फॉलो करें नॉर्म्स सारे, और चेन ब्रेक करना है आपको। तो सर, दो बड़े मिथ हैं जो इस समय लोगों के दिमाग में भी हैं कि वैक्सीन कब आएगा, वैक्सीन आएगा नहीं आएगा, किसने बना लिया है। तो वैक्सीन पे क्या इस समय अपडेटेड, क्योंकि आप तो लगातार, चूंकि देश दुनिया के सारे जितने एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ आपकी लगातार बात भी होती है, सारे रिसर्च पेपर सब सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। तो एक तो ये, और दूसरी जो इसको लेके जो कहानी है कि साहब ये मैन मेड वायरस है या लाइब्रेरी उसमें आपके प्रयोगशाला में बना हुआ वायरस है, तो ये दोनों पे ज़रा थोड़ा सा मुझे लगता है कि पब्लिक को जानना ज़रूरी है, आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मैं एज ए ऑफिशियल कैपेसिटी में बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी वायरस कोई प्रयोगशाला में बना नहीं सकता ऐसा कुछ भी। नो, मुश्किल है, थोड़ा बहुत म्यूटेशन होने के चांस होते हैं, डेफिनेटली म्यूटेशन की चीज़ें होती हैं, इसमें ना जाएं आप, क्यों हुआ कैसे हो गया छोड़ दीजिए। अब हो गया है तो वायरस को संभालना है अपने को, ये अपनी जिम्मेदारी है। वैक्सीन की बात आई है तो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन भी वायरस का छोटा सा कण होता है जिसको बॉडी में किसी भी इन्फेक्शन को डालते हैं और उसकी एंटीबॉडी होती है। तो किसी भी चीज़ के लिए एंटीबॉडी बनने में, लॉन्ग टर्म एंटीबॉडी बनने में 6 महीने लगते हैं टोटल। 6 महीने तक देखना पड़ता है कि एंटीबॉडी उतनी समय तक है कि नहीं। तो वायरस का अगर किसी को वैक्सीन का ट्राई कर रहे हैं तो 6 महीने तक तो देखना पड़ेगा उसको कि वो कारगर साबित हो रही है कि नहीं हो रही है। तो 6 महीने का समय तो मान ही लीजिए कि इतना टाइम तो लगेगा किसी को भी। 1 और 2 केसेस, 4-5 केसेस, 10 केसेस, 100 केसेस को फायदा हो गया, उससे मतलब नहीं, एक बड़े तबके को फायदा हो गया वैक्सीन से, तभी वैक्सीन ऑथेंटिक रूप से मार्केट में आएगी। और फिर उसके बाद अभी कौन सी वैक्सीन जो है, कौन सी कंपनियां, कौन से देश जो है इस लेवल पे काम करें कि एक मास लेवल पे क्या पहुंच पा रहे हैं, आने वाले कब तक पहुंच पाएंगे? 6 महीना मुझे लगता लगेगा। और वैक्सीन अभी से 6 महीने आज हम खड़े हैं, हम मार्च अप्रैल से मान लें 6 महीना, तो हमको सितंबर अक्टूबर तक उम्मीद है कि आना चाहिए वैक्सीन। सारे देश लगे हुए हैं, इंडिया में भी काफ़ी सेंटर्स, ICMR भी लगा हुआ है वैक्सीन के लिए, और इंडिया में भी काफ़ी अच्छा आगे काम चल रहा है इसके ऊपर। अमेरिका, यूरोप के काफ़ी कंट्रीज़, फ्रांस, इटली, ये सब देश, चाइना तो जनवरी से लगा हुआ है वैक्सीन के लिए। तो वैक्सीन पे काम चल रहा है डेफिनेटली। और वैक्सीन ऐसा उम्मीद है कि आ तो जाएगी। इट मे टेक मे बी 4 मंथ्स फ्रॉम नाउ, 3-4 महीने लग सकते हैं वैक्सीन आने में। तब तक तो हमें हमारी जिम्मेदारी है वो फॉलो करनी है पब्लिक को। तब तक अभी मान के चलें कि हम अगले 90 दिन या कम से कम 120 दिन जो है इस वायरस के साथ ही जीना है। और अगर इसमें अगर जिंदगी की लड़ाई में अगर हम जीतना चाहते हैं तो आप मान के चलिए कि जो 3 चीजें जो बताई है, जो 3 हथियार आपको दिए हुए हैं, ये भी प्रकृति नहीं दिए हैं, जिसका आपको उपयोग करना है। अगर आप उपयोग नहीं करेंगे तो आपको कोई नहीं बचा सकता। या तो फिर आप खुद को अपने आप को जो कमरे में बंद कर लें तो आप बच पाएंगे, लेकिन अगर एक सोशल लाइफ जीनी है, अगर आपको अपने उस समाज में, अपने ऑफिस में, अपने घर में बाकी लोगों से मिलना है, उनसे काम करना है, तो आपको ये 3 हथियार जो है वो उनके साथ आने वाले कम से कम 90 से 120 दिन मिनिमम आपको उनके साथ रहना है। डॉक्टर साहब, एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि जो हम देख रहे हैं कि खासकर यंगस्टर जो हैं उनमें जो है वो अटैक कम हो रहा है या उतना असर उनमें नहीं हो रहा है, और बुजुर्गों में खासकर ज़्यादा हो रहा है। तो इसके पीछे क्या इम्यूनिटी का रीज़न है या क्या कारण? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, ये द इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो कोरोना वायरस से हमें डरना नहीं है, खास तौर से उन लोगों को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं जिनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो। कोरोना वायरस का सबसे कम असर किस पे हो रहा है? बच्चों पे, क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहता है। अच्छा। तो बच्चों पे असर इसका कम हो रहा है, यंगस्टर्स पे कम हो रहा है। वो ओल्ड एज जिनके इम्यून सिस्टम अच्छा है पर्सन, उनको भी इसका असर कम हो रहा है। क्योंकि हम देखें 92 ईयर ओल्ड महिला जो है वो पिछले दिनों ठीक होकर घर गई। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम का रोल बहुत स्ट्रांग है। तो आपको इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना है। लॉकडाउन में आप हैं तो ऐसा नहीं कि घर में बैठे बैठे आप खा पी रहे हैं, मस्त रहे हैं और वेट बढ़ा रहे हैं और इम्यून सिस्टम खराब कर रहे हैं। इम्यून सिस्टम जिसका स्ट्रांग हो उसका इफेक्ट कम होगा। तो इम्यून सिस्टम बढ़ाना है हमको। कैसे? नियमित, सबसे पहली चीज़ है नियमित स्लीप। 6 घंटा रेगुलर नींद लें। 6 घंटा सोना है मतलब सोना है, भगवान ने नींद बनाई है तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए बनाई है। आपका मानसिक संतुलन नहीं होगा तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा। जल्दी उठे, डेली प्रातःकाल में आप जल्दी उठे नींद लेने के बाद मिनिमम 40 मिनट्स अप टू 1 आवर एक्सरसाइज करना है। कार्डियक एक्सरसाइज जो होती है, ट्रेडमिल पे वॉक, अभी बाहर जाने को नहीं मिल रहा, ट्रेडमिल पे वॉक करें। अब लॉकडाउन खुल रहा है तो रेगुलर वॉक करें। 40 मिनट मिनिमम वॉक होना चाहिए। या
साइकिलिंग कर सकते हैं या स्किपिंग कर सकते हैं, कोई भी एक्सरसाइज जिसमें कार्डियक सिस्टम स्ट्रांग होता है वो एक्सरसाइज करनी है, आपके इंड्योरेंस पावर बढ़ता है। प्राणायाम भी कर सकते हैं, योग प्राणायाम भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट तरीका है जिससे आपके एक्सरसाइज इम्यून सिस्टम अच्छा हो सकता है। कोरोना वायरस का मेजर ऐसा इफेक्ट लंग्स पे होता है, तो प्राणायाम तो डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो मैं इस थेरेपी को मैं बताऊंगा, कारगर है, आप करें। तो सर एक बहुत बेसिक चीज़ कि भाई अभी जैसे ज़्यादातर लोग घर पे थे या अब चूंकि अब थोड़ा बहुत खुल भी जाएगा, तो क्या वो ऐसी कौन सी चीज़ें रहें जो कि भाई ये बेसिक मिनिमम ये खा लो तो कम से कम आपका जो है इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा। डाइट में लोगों को बहुत अलग अलग तरह की जो है लोगों को वो है कि ये ले लीजिए वो ले लीजिए, तो एक अगर बेसिक आप बता पाएँ कि भाई ये बेसिक इसको रख लीजिए कम से कम। देखिए मैंने वही बताया, बैलेंस डाइट, प्रॉपर 2 तरह की सब्जियां प्रॉपर तरीके से लें, फ्रूट्स एक सर्विंग दिन में लेनी है, ज़्यादा तेल की नहीं होना चाहिए उसमें, क्योंकि पचाने में टाइम लगता है ना, तो ज़्यादा तेल की वाली सब्जी न लाएं। 2 सब्जी, 1 फ्रूट, 5 ड्राई फ्रूट्स सफिशेंट है। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जैसे ब्रोकोली हो गया, ये सब अच्छी चीज़ होती है इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए। लेट्यूस हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, वो तो बहुत ज़रूरी है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें मल्टीविटामिन्स होते हैं काफ़ी। डाइट में आप सजेस्ट करें रोज कम से कम आपकी डाइट में शामिल होना चाहिए। 1 सर्विंग ग्रीन लीफ, 2 सब्जियां मैंने वही बोला, एक तो ग्रीन लीफ वेजिटेबल की सब्जियां हो, 1 सर्विंग फ्रूट की हो, और लिक्विड बराबर मात्रा में हो आपके डेली में। डिहाइड्रेशन, गर्मी में डिहाइड्रेशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन से भी इम्यूनिटी कम होती है, तो रेगुलर पानी पीना है आपको। सुबह सुबह उठ के 4 ग्लास आपको 1 घंटे में गर्म गुनगुना पानी पीना है, और दिन भर पानी पीते रहें। ऐसा नहीं एक्सेस कर ले, लेकिन पानी दिन भर पीना, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए आपको। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनको बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, वो ज़्यादा पानी पी ले, उनको तो जितने डॉक्टर ने नियमित बताया उतना ही ले मात्रा में। 1.5 लीटर बोला, 1.5 लीटर ले दिन भर में लिक्विड। लेकिन जो नॉर्मल हेल्दी आदमी है उसको नियमित 3-4 लीटर पानी डेली पीना चाहिए, लिक्विड जाना चाहिए। और नॉर्मल पानी, ऐसा नहीं है कि गुनगुना कर लें। सुबह सुबह का जरूर मैंने बोला है, मॉर्निंग का टाइम का, अदरवाइज दिन भर आप नॉर्मल पानी पिए, दैट इज सफिशिएंट। डॉक्टर मालवीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही रोचक जानकारियाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारियाँ हमारे दर्शकों तक पहुँचाई। बहुत बहुत धन्यवाद।